हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सुपरवाइज़र के लिए, साइट इंजीनियर के लिए या फिर फ्रेशर के लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पे बेसिकली जो अपलोड करता हूँ वो बेसिक साइट नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहता है, जिसे एक साइट इंजीनियर और फ्रेशर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो खैर, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप साइट पे काम करते हो, फ्रेशर हो या फिर आप साइट इंजीनियर हो, तब भी तो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग फोकस करते हैं कि भाई हमें ड्राइंग देखना आना चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज आना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, और कोशिश भी करते हैं बीइंग एज अ फ्रेशर हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे लेकर आए। लेकिन उसके बाद भी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी एक सिविल इंजीनियर में होनी चाहिए वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। कि अगर साइट पे कोई प्रॉब्लम आता है, आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसमें उसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ गया, साइट पे करना कुछ था और कुछ और हो गया, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग आप फील्ड पे जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। आप सोचते हो, आप करने की कोशिश करते हो अपने प्लानिंग के जैसा, जो आपका प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग, बट साइट पे नहीं हो पाता। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है वो एक सिविल इंजीनियर में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और उसमें ये होना चाहिए कि वो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आए। ठीक है, ऑप्शंस तो बहुत सारा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व आप बहुत तरीके से कर सकते हो, बट उसका जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है आपको उसको चूज़ करना होता है। बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ किस टर्म में हो जाता है कि आपका लो कॉस्ट हो, इफ़ेक्टिव हो और टाइम भी कम लगे। मतलब आपको एनालाइज करना हो कि भाई मेरा कम टाइम में, कम लागत में मुझे इफ़ेक्टिव वर्क मुझे निकाल कर देना, इस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये काम हो जाता है सिविल इंजीनियर का। और उसी टॉपिक पे बेस में यहाँ पे कॉमन सा प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, जो आपको कहीं पे भी हाउस कंस्ट्रक्शन में भी ये प्रॉब्लम मिलेगा, और या फिर आप किसी भी साइट इंजीनियरिंग के फील्ड पे जाते हो तो आपको वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। बहुत जेन्युइन सा प्रॉब्लम है और सारे साइट पे ऐसा होता है। ठीक है, मेरा तो 2-3 साइट मैंने अभी तक चेंज किया है, तो सब जगहों पे ये हो जाता है। अनकंडीशनल है, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि राफ्ट के लिए स्टील बिछ गया, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछ गया था, मौसम बहुत खुला हुआ था। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग इसके, ये आपका लेयर 1 है, लेयर 2 जाता, फिर चेयर बिछाना था, राफ्ट बीम इसके ऊपर आता। तो ये नेक्स्ट डे का हमारा प्लानिंग था। बट होता ये है कि जब हमारा काम ख़त्म होता है उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत बारिश होती है, और अपकमिंग 3 डेज़ मतलब लगातार 3 दिनों तक ये बारिश होती रहती है। ठीक है, तो जब बारिश होती रहती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि पानी तो वहाँ पे जमा होता ही है, साथ साथ क्योंकि ये एक्सकेवेटेड पार्ट है, गड्ढा है यहाँ पे, तो पानी अपने आप साथ साथ मिट्टी ले आता है। ठीक है, जब 3 दिन के बाद जब बारिश ख़त्म हुआ और हमने डी वाटरिंग वहाँ पे किया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे कि एक कम से कम 50 to 60 mm थिक सॉइल का एक लेयर पूरे आपके लोअर मेश के ऊपर बिछ जाता है। मतलब पीसीसी के ऊपर आपके स्टील के साथ जो आपने लोअर मेश में जो मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रखा है उसमें आपका क्या आ गया, मिट्टी आ गया। ठीक है, डी वाटरिंग करने के बाद जब पानी नीचे चला गया तो मिट्टी वहीं पर रह गया पीसीसी के ऊपर। अब आप पीसीसी के ऊपर मिट्टी के साथ तो कास्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको उसको हर हाल में वहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे, बट मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया इसको साफ़ करने के लिए। और इसे साफ़ करने में मुझे मैक्स टू मैक्स लगा होगा 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ और भी थी, और भी बहुत सारे तरीके थे, बट मुझे जो बेस्ट लगा मैं उसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये इफ़ेक्टिव है। अगर आप भी साइट पर रहते हो और ऐसा कोई कंडीशन आता है तो बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत कम टाइम में, बहुत कम खर्च करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे यहाँ पर टैकल किया है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ स्टेप था वो था कि जो वाटर इसमें बहुत ज़्यादा भर गया उस वाटर को बाहर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डी वाटरिंग का काम यहाँ पे शुरू किया, लेकिन आप स्टिल देख रहे हो कि यहाँ पे और भी पानी है। ठीक है, हम लोग चाहते तो पूरा पानी एक साथ निकाल सकते थे, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि पीसीसी के ऊपर जो आपका ये स्टील अभी बिछा हुआ है राफ्ट के लिए, उन दोनों के बीच में आपका जब पानी भरा था तो साथ साथ में मिट्टी भी आ गया। अराउंड 40 to 50 mm थिक लेयर मिट्टी का वहाँ पे भर गया, जिसको आपको निकालना ही होगा।
आप उसके साथ कॉन्क्रीटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम इसी वाटर प्रेशर को यूज़ कर सकते हैं इस थिक लेयर को हटाने के लिए। क्योंकि क्या था कि एक तो स्टील का वेट इतना ज़्यादा है, आपका फर्स्ट लेयर जो नीचे का लेयर है राफ्ट के लिए वो तो बिक चुका है, तो वेट इतना ज़्यादा है कि उसको उठाकर भी साफ़ करना इम्पॉसिबल हो जाता। और जो आप रिंग देख रहे हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार को ज्वाइन करने में जो रिंग जो स्पेस आपको बीच में दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अगर पर्टिकुलर लेबर लगा के उसको एक एक करके साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है, तो वो भी सॉल्यूशन नहीं था। तो मेरे पास एक नज़र में ये आया कि वाटर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्यों ना इसी वाटर प्रेशर को यूज़ करके यहाँ से इसको साफ़ किया जाए। तो ये मशीन जो आपका है जिससे डी वाटरिंग करते हैं हम लोग, तो इस मशीन को मैंने ले आया नीचे और जहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकलता है उसी वाटर के प्रेशर को हमने यहाँ पे यूज़ किया सॉइल को हटाने के लिए। क्योंकि जब प्रेशर के साथ जब वाटर उसके ऊपर गिर रहा है तो अपने आप क्या होगा कि सॉइल वहाँ से पानी के साथ बहेगा, जिधर आपका डाउन पोर्शन है दूसरी तरफ आपका डाउन पोर्शन है, और धीरे धीरे करके आपका जो सारा का सारा मिट्टी है वो साफ़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपको नीचे पूरे किनारों की तरफ आपको क्या करना होगा, डाउन रखना होगा। अगर आप हाइट पे रखोगे तो आपका जो मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलेगा, बस वो इधर से उधर घूमता चला जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ना, लेबर क्या कर रहा है ना कि मिट्टी जब जब हम लोग प्रेशर से उसके ऊपर मार रहे हैं तो मिट्टी वहाँ पे आ जा रहा है और लेबर उसको मिट्टी को वहाँ से साफ करके हटाता जा रहा है। अब क्या है यहाँ पे कि हमने वाटर पंप के हेल्प से तो मैक्सिमम जो मिट्टी का लेयर था उसको हमने वहाँ से हटा दिया, लेकिन अब क्या है कि वो पानी भी तो कीचड़ का है ना, और साथ साथ तो मिट्टी भी थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा, तो आपको फिर फ्रेश वाटर से भी उसको साफ़ करवाना है। ठीक है, लेकिन जल्दी कराना था और हमारे पास वहाँ पे ना तो ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम कोई पंप हो और कहीं पे फ्रेश वाटर का सोर्स हो तो उसको विद प्रेशर वहाँ पे मार के साफ़ पानी से वहाँ उसको हटा दे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एजेक्स मशीन, जिससे हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं ना, जिसमें कॉन्क्रीटिंग मटेरियल तैयार होता है, एजेक्स मशीन जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसको हम लोग लेकर आए। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें एक सिस्टम होता है जिससे आपका वाटर डिस्चार्ज होगा प्रेशर के साथ, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर है और प्रेशर के साथ डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब उसको हम लोग यहाँ पे फिर जब वाटर को आपके राफ्ट के ऊपर, आपका जो राफ्ट का सरफेस है पीसीसी के ऊपर वाला, जब उसके ऊपर डालते हैं तो धीरे धीरे जो थोड़ा भी जो मिट्टी रहता है ना वो पूरा का पूरा साफ़ होता चला जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे पानी प्रेशर से इसके ऊपर गिर रहा है तो वो वहाँ से मिट्टी डाउन पोर्शन की तरफ निकलता जा रहा है, क्योंकि अब पतला सा लेयर रह गया तो वो पानी के साथ भी इजीली क्या हो जाएगा, वहाँ से बहकर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने स्टील को पहले से ही एंटी वाटर रेजिस्टेंस से कोट करके रखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज पानी अगर आप दोगे, स्टील में पानी लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका रस्टिंग चालू हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे कंडीशन में काम कर रहे हो कि रस्टिंग का डर है तो फिर आपको वहाँ पे एंटी रस्ट केमिकल कुछ भी हो आपको वहाँ पे यूज़ कर। बट फाइनली जब इतना कुछ कर लोगे ना आप, उसके बाद भी क्या होता है, ये कंप्लीट सॉइल वहाँ से रिमूव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो कंप्लीट रिमूव करने के लिए आपको पूरा का पूरा स्टील वापस से खोलना होगा, जिसमें क्या है खर्च भी बढ़ जाएगा, टाइम भी आपका चला जाएगा ज़्यादा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आप फिर कास्टिंग से पहले आप दो चीज़ें कर सकते हो। आइदर आप सीमेंट और पानी का एक पतला सा पेस्ट मार के पूरे इंटायर एरिया पे उसको आप डाल दो। ठीक है, पतला सा पेस्ट, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं बैठेगा। ठीक है, हाफ बैग भी नहीं लगने वाला है, तो आप इसको ये चीज़ कर सकते हो कास्टिंग से जस्ट पहले। या फिर आप रॉ सीमेंट को ही पूरे इंटायर जो आपका एरिया है जहाँ पे आप कास्टिंग करने वाले हो, कॉन्क्रीटिंग करने वाले हो, वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आप कॉन्क्रीटिंग शुरू कर सकते हो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये बेसिक साइट नॉलेज था, मतलब ये एक्सपीरियंस होने के बाद ही समझ में आता है। आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, पढ़ाया भी नहीं जाता इस तरह का चीज़ अगर एकदम से साइट पे हो जाता है तो, क्योंकि हमें बोला ना कि बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ काम करना होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक साइट नॉलेज के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।